कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, जोशी जी आप भी कुछ पूछना चाहें या बुटोला सर, तो आप सीएम सर से पूछ सकते हैं। आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। मेरा रोल खाली है पीछे से बस खाली चीजों को मॉडरेट करने का है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें जो सर ने कभी कदम उठाए हैं तो आगे आने वाली चुनौतियां उसके बारे में। सर गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कदम तो बड़े सकारात्मक है। उत्तराखंड बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे सिर्फ 3 जिले हैं जो अफेक्टेड हैं। ये बहुत सुखद समाचार है सबके लिए और उत्तराखंड बहुत अच्छा काम किया है। हम को जरा सा अभी सावधान होने की जरूरत है। जब हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं तो 2 तारीख को जो हमारा ये हिल मिल का सम्मेलन हुआ था ऑनलाइन, उसमें हमने यही कहा था उनको क्वारंटाइन किया जाए देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर या जनकपुर, ताकि वो सुदूर गांवों में जाने से पहले वो यहाँ पे क्वारंटाइन हो जाए। क्योंकि अगर ये बीमारी गांवों में पहुंच जाएगी तो काफी मुश्किल आ जाएगी। हम लोग वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि हम वही कर रहे हैं और इससे हमें कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। मैं ये निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री साहब से कि अगर आपकी इतनी सहूलियतें नहीं है इस जगह, तो हम अपने लोगों को फेज वाइज बुला सकते हैं। एक साथ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम जो डायस्पोरा बाहर है, दिल्ली में, बॉम्बे, जहां भी है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको हम हेल्प वहीं दे दें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन हम ज्यादा दिन और नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है और हमको एक दिन तो उठाना ही है लॉकडाउन। इंडस्ट्रीज भी खुलने वाली है। हो सकता है कि हम उनको अगर उन्हीं जगह कुछ दिन और रोक लें तो वो लोगों का वहां व्यवसाय फिर शुरू हो जाएगा। तो अगर वापस बुलाना भी है फिर से बुलाएं, कम संख्या में बुलाएं। जिनकी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है गाँवों में जाने की, उन्हीं को बुलाएं और जो हम अपने क्वारंटाइन सेंटर में मैनेज कर सकते हैं। सर एक और निवेदन ये है कि क्वारंटाइन सेंटर में भी उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाएं। जैसे आपने हरिद्वार में क्वारंटाइन किया है तो सबको एक साथ न रखें। उनको बोलें कि 50-50 या 25 या मैक्सिमम 100 लोगों का एक ग्रुप बनाएं। क्योंकि अगर किसी ग्रुप में एक पॉजिटिव आ गया तो पूरे ग्रुप का क्वारंटाइन 14 डेज और बढ़ जाएगा। अगर आपने सबको एक साथ रखा तो सबका क्वारंटाइन बढ़ाना पड़ेगा। छोटे ग्रुप में रहेंगे तो छोटे ग्रुप का ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद हम ये प्रॉब्लम में ज्यादा अच्छी तरह तय कर पाएंगे। ओके, लोहानी सर भी कुछ कह रहे थे, फिर सीएम सर आप फिर तब आप जवाब दे दीजिएगा। सर कुछ कहना चाह रहे थे लोहानी जी। सर मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड राज्य तो पर्यटन के लिए बना है और ये जब कोविड का प्रकोप खत्म हो जाएगा उसके बाद हमको बहुत ऑर्गेनाइज वे में पर्यटन पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बहुत ही अग्रेसिव वे में ले जाए जिससे उत्तराखंड राज्य जो है देश के सब राज्यों में सर्वश्रेष्ठ बन जाए पर्यटन के क्षेत्र में। अकेला पर्यटन ही चला सकता है इस राज्य जी। तो ये मेरा कहना था क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म पिकअप तो करेगा सर, कुछ महीने लगेंगे बट पिकअप जरूर करेगा। इंटरनेशनल टूरिज्म शायद पिकअप ना करे बट डोमेस्टिक टूरिज्म जरूर पिकअप करेगा। तो उसके लिए कुछ एक्शन प्लान, मास्टर प्लान बनाने की इसमें जी आपका पूरा परामर्श भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। जी, आपके अनुभव का जरूर हम लाभ लेंगे। आपने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आपका जरूर हम सहयोग लेंगे। बिल्कुल सर। सर एक सवाल चूंकि जो बुटोला सर ने पूछा था उससे जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पर भी आया है कि चूंकि अभी आपने जो ऑनलाइन फैसिलिटी खोली है कि जो लोग आना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, तो बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का फिगर आ रहा था कुछ दिन पहले का। तो क्या ये एक चैलेंज होगा और फिर कैसे आप करेंगे? क्योंकि बहुत से लोग अब आना चाहते हैं और बहुत से खबर अभी ये भी थी कि लोग वापस नहीं जाएंगे, मतलब लोग स्टे करना चाहते हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट के सामने थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर साहब ने मेडिकल नॉर्म्स के हिसाब से जो उनका सवाल है, उनकी जो चिंता है, मैं चिंता कहना चाहूंगा कि उन्होंने चिंता व्यक्त की, वो बहुत सही उन्होंने चिंता व्यक्त की है। हमारे लिए जो चिंता है, जो दिक्कत हो रही है, हमारे कुछ लोग तो अच्छी सर्विसेज में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, कुछ लोग अपने व्यवसाय में भी हैं, वो तो सब ठीक है।
लेकिन हमारी बड़ी संख्या में हमारे लोग जो हॉस्पिटलिटी में हैं आज वो बंद हो गए हैं। और वो लोग ऐसे कि जो होटलों में ही खाना खाते थे, वहीं रहते थे, उनके पास गैस का चूल्हा भी है नहीं, वो घर में भी खाना नहीं बना सकते। अब जो जहां वो काम कर रहे थे वहां से मार्च के महीने में तो उनको तनख्वाह भी मिल गई, गवर्नमेंट भी उनको खिला रही है, लेकिन केवल 2 समय खाना खा लें उससे तो काम चलेगा नहीं। और इसलिए लोग डिप्रेस हो रहे हैं, वो घर की ओर भागना चाहते हैं। और लगभग इस बीच में देश में 40-45 लोगों ने आत्महत्या भी की है। उत्तराखंड में भी 2 ऐसी घटनाएं हुई तब लोगों ने आत्महत्या कर दी। एक कूद गया होटल से 4थी मंजिल से, एक ने फांसी लगा ली। इस तरह की दिक्कतें आज हो रही हैं और इसलिए हमने सोचा कि हम इनको वापस लाएंगे सतर्कता के साथ, मेडिकल नॉर्म्स का पालन करते हुए। मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार जिले में, हरिद्वार शहर में हमारी कैपेसिटी पर डे अभी 2500 लोगों की है कि हम 2500 लोगों को ठीक तरीके से उनका चेकअप कर सकते हैं और उनको ठीक तरीके से उनके घर तक परिवहन से हम उनको पहुंचा सकते हैं। रहने की दिक्कत ज्यादा नहीं है, हमारे पास वहां पर बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं भी हैं। हमने तमाम जो हमारे होटल्स है, जो सरकारी होटल है, उनको कोविड के लिए एक्वायर किया है। कुछ लोग जो पैसा देकर के होटल में रह सकते हैं उनके लिए भी होटल में फिक्स रेट किया है कि 950 रुपया, और जो खाना अलग से होगा। लेकिन अगर कोई पेमेंट कर सकता है और वो क्वारंटाइन में होटल में रहना चाहता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग हम लाएं उनका ठीक से हम मेडिकल चेकअप करके ही उनको उनके घरों तक भेजें, ये हमारी कोशिश है। और इसी तरह से हल्द्वानी है, ऊधम सिंह नगर है। ऊधम सिंह नगर में भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। एक बहुत बड़ा संस्थान है, वहां पर 30,000 लोगों को खाना भी खिलाया जा सकता है। और लेकिन मेडिकल की प्रॉब्लम, बाकी हमने आपको मैं बता दूं कि हमारे राज्य में आईसीयू नहीं थे। आज हमारे 11 जिलों में आईसीयू हो गए हैं, वेंटिलेटर हो गए हैं। और नेक्स्ट वीक में जो 2 जनपद हमारे रह गए हैं वहां पर भी नेक्स्ट वीक में हमारे वेंटिलेटर भी लग जाएंगे, आईसीयू भी तैयार हो जाएंगे। कोविड हॉस्पिटल हमने अलग से चिन्हित किए हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं अभी तक ये बात बाहर नहीं बोली है, लेकिन हमें मानकर चलते कि हमारे जो 2-2.25 लाख लोग वापस आएंगे अपने गाँव की तरफ, तो इसमें निश्चित रूप से हमें मानकर चलते हैं कि 25,000 लोग इन्फेक्टेड होंगे। ये हम मानकर चल रहे हैं। ओके। हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें से 5,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें से 500 लोगों को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। अभी तक वैसे हमारे राज्य में कहीं वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है, न ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, बाईपैप की भी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। किसी भी पेशेंट को न हमने बाईपैप किया, न हमने किसी को अभी तक वेंटिलेटर पर दिया है। लेकिन हमारी ये तैयारी है कि हमारी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम ये कर सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम साइट मान करके और उस पर हम लोगों ने विचार करके और जो ये निर्णय लिया है हम लोगों ने, तो ये होगा। लेकिन हम सड़कों पर अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। किस किस तरह के फोन, किस तरह के मैसेज हमको लोगों के आते हैं, रोते हुए मैसेज आते हैं और बहुत ही अजीब तरह की मानसिक स्थिति बनती है। लेकिन वो कहते हैं साहब हम जो होगा हम अपने घर में ही चाहते हैं, जो हो घर में। तो इन परिस्थितियों में हमको लोगों ने निर्णय लिया है और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम, आपको मैं एक और बात बताऊं, हमने अपने प्रधानों को विशेष अधिकार दिए हैं। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता, गांव में होम क्वारंटाइन अगर किसी को किया है, अगर उनकी बात नहीं मानता है तो उसका आपदा प्रबंधन में जो प्राविधान है उनकी रिपोर्ट पर उस पर वो कार्रवाई होगी।
गांव में अगर खाने की व्यवस्था नहीं है, बाई चांस नहीं है, किसी के पास राशन नहीं है, वो खाने की व्यवस्था प्रधान को हमने अधिकार दिया है कि उसका पेमेंट सरकार करेगी। वो उनका खाने की व्यवस्था गांव में करेंगे, जो भी उस पर खर्चा होगा तो राज्य सरकार उसको वहन करेगी, कोई भूखा न सोए। अभी तक उत्तराखंड राज्य में हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ कोई भी, चाहे देश के किसी भी हिस्से का कोई होगा, ये नहीं कह सकता कि मैं भूखा सोया। इसलिए हम सबको खाना खिलाते हैं, कोई भूखा न रहे। किसी को औषधियों की जरूरत है तो औषधियां हमको उनको उपलब्ध कराते हैं, ये हमारी कोशिश है। हम देवभूमि के लोग हैं, हमें चाहते हैं कि यहाँ पर कोई तकलीफ से न रहे। राज्य सरकार से जो भी मदद हो सकती है मदद हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच में हमारे साथ प्रसून साहब, प्रसून जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रसून जी। नमस्कार सर, बहुत दिन बाद देख रहे हैं। जी जी जी। कुछ कहना चाहेंगे प्रसून जी, चूंकि सीएम साहब भी हैं, लोहानी जी भी हैं। जी लोहानी जी नमस्कार, आलोक जी भी हैं। तो मैं आपकी एक तो इस बात के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने कहा कि जो आपकी प्रिपेयर्डनेस की आपने बात की वो काफी आश्वस्त करने वाली बात थी कि जो भी लोग मैं तो कई 2 स्टेट्स के साथ, मैं दिल्ली में इस वक्त स्वयं हूँ और बम्बई में जा नहीं पा रहा हूँ, तो बम्बई की चर्चा मैं सुनता रहता हूँ और स्टेट से भी बात होती है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से अगर आप देखें तो प्रिपेयर्डनेस जो उत्तराखंड के बारे में मैं सुन रहा हूँ वो काफ़ी आश्वस्त करने वाली बात है। और आपने कहा कि आपने एस्टिमेट भी किया है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग वापस आएंगे और 25,000 इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तैयारी जिस तरह से चल रही है उसमें किसी भी तरह का हमारा सहयोग की जरूरत हो तो जरूर। और जरूर जी, और गुडविल अच्छी है। मेरे एक मित्र वहां पर हैं, फिल्म मेकर शेखर कपूर, जो इस वक्त मुंशारी चले गए थे। वो गए तो 6 दिन के लिए थे, लेकिन अब उनको वहां पे 1.5 महीना हो गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे इससे अच्छा जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ। मुझे तो लग ही नहीं रहा है, यहाँ गाँव वालों के साथ मैं बात करता हूँ, मुझे ना कोई पैनिक है, ना किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल है। तो ये सुनकर संतुष्टि होती है कि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वहां पे लोग घबरा रहे हैं। वहां पर कहीं मन में लोगों के आशा है और इस समय आवश्यकता उसी चीज की है। और हम लोग तो अपनी तरह से जहां भी कोशिश होती है करते ही हैं उत्तराखंड के लिए। और जब भी आप के ऑफिस से कोई बात आती है तो हम जरूर आगे बढ़कर आगे आते हैं। आगे भी यही कहूंगा कि कहीं भी किसी भी रूप में सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं जरूर उसके लिए प्रस्तुत हूँ। बहुत धन्यवाद प्रसून जी। एक सवाल चूंकि इधर आया था और एक सवाल पहले भी हमारे पास आया कि ये तो अभी आप चूंकि वॉर फुटिंग पे अभी आप लड़ रहे हैं एक तरह से, एक आया था कि क्या जो आने वाले समय में कुछ इस तरह की, क्योंकि सेमी स्किल्ड इस तरह का मतलब जो वर्कफोर्स आएगा, तो क्या कोई इस तरह की प्रोफाइलिंग करनी चाहिए ताकि उत्तराखंड सरकार को पता चल पाए कि हमको इतने स्किल्ड वर्कर्स के लिए काम करना है। मान लीजिए जो खासकर ई कॉमर्स से जुड़े हुए, IT से जुड़े लोग हैं या फिर कुछ और इस तरह के लोग हैं, ऐसी कोशिश भी सरकार को करनी चाहिए क्योंकि ये वर्कफोर्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है प्रणा जी आपका। और जो मैंने बताया कि हम एक फॉर्म उनसे भरवा रहे हैं, सारी डिटेल है कि उनकी क्या विशेष योग्यता है उनके पास, क्या उनके पास अनुभव है, ताकि जो डिमांड हमारे पास आती है कई बार इंडस्ट्री की तरफ से तो हम उनको वहां एडजस्ट कर सके। इस तरह की हमारी प्लानिंग है। और जो हमारे बच्चे हैं, युवा जो है, इसके लिए हम लोगों ने एक जो ये इंटर्नशिप होती है उसमें भी हमने एक योजना चलाई है ताकि उनको रोजगार मिल सके। वैसे 1 लाख लोगों को हमारी ये भी प्लानिंग है कि हम उनको इंटर्नशिप कराएंगे ताकि फिर उन्हीं इंडस्ट्री में उनको आगे चल करके रोजगार मिल सके। अब जो हालात है उसमें गतिशीलता है, स्थिरता नहीं है और निरंतर गतिमान है। जो इस समय जो महामारी चल रही है, कुछ अभी अनुमान ही लगा पा रहे हैं, विशेषज्ञ नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई आखिर ये किस दिशा में जाएगा, कहाँ पर जाके ठहरेगा। अभी कुछ भी कोई कहने को तैयार नहीं है। इसी परिस्थितियों में, बदलते हालातों में
हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी नीति बनाएंगे, तो हमको भी वो इसी तरह से बनानी होगी, संभावनाओं पर आधारित बनानी होगी। उन संभावनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। रावत जी, आई थिंक अनुराग जी का जो सजेशन है वो मैं भी उससे सहमत हूँ, क्योंकि इसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं, कोई सेक्टर ऐसे हैं जो शायद हमारे लिए खुल सकते हैं। जैसे कि अभी वेलनेस की, अभी मैं यूट्यूब के एक सेमिनार में था, तो वहां पर उनके सीईओ बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो सर्चेज उनकी इस वक्त हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं यूट्यूब पे। अब स्पिरिचुअलिटी की सर्चेज लोगों की इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि वो अकेले घर पे हैं, अब वो ना बाहर निकल पा रहे हैं, तो योग और वेलनेस से जुड़ी हुई चीजें वो उनके मस्तिष्क में घुस रही हैं, और खासकर महानगरीय व्यवस्था में जो लोग रहते हैं उनके मन में। तो क्या हम वहां पर लोगों को एक होलिस्टिक हीलिंग क्या है, इसकी एजुकेशन और इससे संभावनाएं जो जुड़ी हैं उस पर बात कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा सैलरीड जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्या इस समय हम उसके लिए संभावनाएं देखते हैं? तो मुझे लगता है कहीं उन संभावनाओं पर एक अलग से चर्चा होनी चाहिए जो इन कोविड के बाद निकलेंगी, क्योंकि पोस्ट कोविड नहीं, अब तो विद कोविड की हमें बात करनी है। बिल्कुल 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 सही बात है आपने, विद कोविड करना पड़ेगा। देखिए प्रसून जी, क्योंकि हमारी जो भूमि है उसकी एक पहचान आध्यात्मिक भूमि है, कल्चरल हमारी एक अलग पहचान है। तो हम लोगों ने एक प्लान किया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो रामगढ़ में जो जहाँ पर वो रहते थे, उस पर हमने एक प्लान तैयार किया था कि हम उसमें एक स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, उस रूप में हम उसको एक रिजॉर्ट वहां पर डेवलप करेंगे। अपना पूरा मोटा मोटा खाका भी हम लोगों के पास तैयार है, लेकिन मैंने कहा कि अब परिस्थितियां आगे क्या चाहती है उस पर निर्णय करेगा, लेकिन हाँ वो हमारा प्लान है। प्रधानमंत्री जी ने जब देहरादून में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड एक स्पेशल स्पिरिचुअल जोन है, और उस दिशा में भी हमको विचार करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात हमसे यहाँ पर आम सभा में उन्होंने जो अपने उद्बोधन में कहा था, तो नैनीताल में हम एक मेरे पास एक प्रपोजल आया, वहां पर एक दिव्य भव्य होटल की बात आई, तो मैंने कहा नहीं, हम प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमको दिशा दी है वो दिशा में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट भविष्य में बनेगा। इस पर अभी एक हमारी एक समिट भी हम लोगों ने अप्रैल में हम करने जा रहे थे, वेलनेस समिट में हम करने जा रहे थे, और एक हमारा ये हम लोगों ने किया था उसका एडवेंचर समिट का, क्योंकि अभी जो अध्ययन बता रहे हैं दुनिया में फ्यूचर में जो एडवेंचर टूरिज्म है एक बहुत बड़ा विशद रूप लेगा, और रोजगार की जिसमें असीम संभावनाएं होंगी, जो इनकम जनरेटिंग में अपनी या किसी राज्य की जीडीपी में एक बड़ी भूमिका निभा सकेगा, ऐसा ये एडवेंचर टूरिज्म का क्षेत्र है। हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने का उसमें निर्णय लिया, और उसकी भी हम लोगों ने रामनगर में हम लोगों ने उसके लिए स्थान भी तय कर लिया था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हमको सारे वेलनेस समिट भी हमको पोस्टपोन करना पड़ा, और एडवेंचर जो समिट थी उसको भी हमको पोस्टपोन करना पड़ा। जब अब मौका मिलेगा तो फिर उसकी शुरुआत करेंगे, या उसको आकार हम लोग देंगे। देखिए प्रसून जी, वैसे आपने जो भी बात बोली कि शायद स्पिरिचुअल, उसके लिए कुछ सवाल इसी से जुड़े हुए आना भी शुरू हो गए। लोहानी सर ने भी कुछ बात की थी, कुछ और अगर आप कहना चाहें लोहानी सर। और आलोक जी, आपने भी, मुझे याद है कि 2017 में आप सभी लोग, जब सीएम सर ने अपने आवास पर ये रबार का कार्यक्रम किया था, तब आपने एक सजेशन भी दिया था कि खासकर आईटी क्षेत्र में, कॉल सेंटर्स के क्षेत्र में, मतलब उत्तराखंड के लोग हो सकते हैं। क्या उस पर भी अगर आलोक जी भी कुछ कहना चाहें तो भी स्वागत है। नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आईटी पॉलिसी आपने 2018 में ड्रॉप करी थी, उसी को अगर कारगर रूप से आगे बढ़ाया जाए एक संयोजित तरीके से, तो बहुत स्कोप है आज की तारीख में। और दूसरा, प्रसून जी है यहाँ पे, ब्रांड उत्तराखंड को बनाने में मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा कोई आगे बढ़ के काम नहीं कर सकता। तो प्रसून जी, ब्रांड उत्तराखंड को आपको बनाना है,
और वेलनेस, आईटी, एडवेंचर टूरिज्म, दीज आर द मेन एलिमेंट्स। तीसरी चीज जो मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर में, क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है उत्तराखंड में, तो आईटी के जरिए जो एक कैपेसिटी डेवलप हो सकती है वो हमें जरूर टैप करनी चाहिए। बहुत स्कोप है उसमें। ये मान के चलना चाहिए कि आपके पास सारे साधन हैं जहां तक ह्यूमन रिसोर्सेज का सवाल है। सिर्फ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, जो क्रिटिकल है इस चीज को पर्याप्त रूप से सामने लाने के लिए, उसकी जरूरत है। और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी उस बात से सहमत होंगे कि थोड़ा सा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। वो बहुत जरूरी है कि एक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूती उसको प्रदान की जाए और मजबूत तरीके से खड़ा हो। अदरवाइज 218 की जो आपकी आईटी पॉलिसी है वो बहुत ही सेंसिटिव है सारी इन चीजों के बारे में, और उसी को फिर आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक जोशी, हम उसको बिल्कुल हम आगे बढ़ाते हैं उसको। वैसे सर आपने एक कोशिश की थी, मुझे अभी पता चला था कि जो चाइना से कंपनीज मूव कर रही हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी एक सजेशन था कि उनको भी शायद कोशिश हो सकती है कुछ कंपनीज को उत्तराखंड में लाने के लिए, प्रपोजल देने के लिए। वो आपकी गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया था कि ट्राई टू वू देम टू कम टू उत्तराखंड। हाँ, उसको ले हम प्रयासरत हैं उस दिशा में हम लोग, लेकिन हमारी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत है हमारी। जैसे हमारे पास इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जो एरिया चाहिए, जो लैंड चाहिए, हमारे पास उसकी प्रॉब्लम है। अब देहरादून में तो सैचुरेशन पे, यहाँ तो हमारे पास कोई हमसे एक प्लॉट मांगेगा कि भाई हमको एक 2000 गज का प्लॉट दे दो, तो हम देने की स्थिति में नहीं है ही नहीं। और रेड कैटेगरी की यहाँ पर न हरिद्वार में और न देहरादून में रेड कैटेगरी की कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर लग नहीं सकती है। उधम सिंह नगर में हमारे पास है, और लगभग जो हमने पिछला समिट हम लोगों ने किया था उसमें हमारा 23,000 करोड़ से अधिक के ग्राउंडिंग हुई है उसमें। और अभी हमारे पास ये जो अरोमा पार्क के लिए एक हम लोगों ने कि हमारी उस पर काम चल रहा है। एक हमारा जो मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं को लेकर के हमारा भारत सरकार से वो भी स्वीकृत हुआ है। और जो इंडस्ट्री अभी जो हम कल्पना कर रहे हैं या आशा लगाए बैठे हैं कि चीन से जो आएंगी, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा विभाग उसमें काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उत्तराखंड में भी उसमें से लाभ पाने में हम लोग सफल होंगे। बटोला सर, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? जैसे लोहानी जी ने बताया, सर हमको अपने उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स को और अपनी मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देख के कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि हर क्राइसिस कुछ अवसर भी लाती है। अभी हालत यह है कि उत्तराखंड में हमारे सिर्फ 3 जिले अफेक्टेड हैं, एक देहरादून, एक हरिद्वार, एक नैनीताल। बाकी हमारे 4 जिले, उधम सिंह नगर भी है, 4 जिले, उधम सिंह नगर भी। बाकी हमारे सारे जिले कोरोना फ्री हैं। वहां पर हम लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, और ये शायद हो भी जाएगा 17 तारीख के बाद, बिकॉज हम लॉकडाउन कर नहीं सकते ज्यादा तक, और वहां पर लॉकडाउन की जरूरत भी नहीं है जब वहां एक भी केस नहीं है, बशर्ते कोई बाहर से ना जाए। सर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए जैसे लोहानी जी ने बताया कि टूरिज्म, उसको ब्रांड करने की बहुत जरूरत है। जैसे केरला में आपने देखा होगा आयुर्वेदिक टूरिज्म, हर्बल टूरिज्म, उसी तरह से हमें रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारे उत्तराखंड में पूरी कैपेबिलिटी है टू बिकम द कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म। इसको इसी तरह से डेवलप करें और इसी तरह से इसको ब्रांड करें। ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। जब तक ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक लोगों के जहन में ये बात आती नहीं है। देन मिड टर्म प्लानिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। टूरिज्म हम डेवलप कर दें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। सर मैंने ये टेहरी डैम के जब
कि बैंक में समिट हुई थी, वहां भी एक आपके साथ हमने बताया था, हमारे लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी अच्छी करनी जरूरी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बिकॉज हम इंडस्ट्री में ज्यादा सक्सेस नहीं अचीव कर सकते क्योंकि हमारे पास उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जगह ही नहीं है हमारे पास। हम अगर अट्रैक्ट कर भी लें, हमारे यहाँ टैक्स फ्री रिजीम भी है फॉर इंडस्ट्रीज, बट क्या करें, जगह ही नहीं है हमारे पास। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सर एक बहुत जरूरी है हम अपनी यंग जनरेशन को चाइल्डहुड से ही एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनके लिए अच्छे टीचर्स, अच्छे हॉस्टल्स और अच्छे कोचिंग सेंटर की एक व्यवस्था हो जाए। इसके रिजल्ट सर आपको अभी नहीं मिलेंगे, 10 साल कम से कम लगेंगे हमको कुछ रिजल्ट दिखने में। और ये कैपिटल अगर हम इन्वेस्ट कर लें तो हम इंडिया क्या वर्ल्ड में लीडर हो सकते हैं। आफ्टर ऑल नई सेंचुरी में इंटेलिजेंस एंड ब्रेन इज द पावर, जिसके पास दिमाग है वही करेगा। तो ये चीज में सर सोचने की बहुत जरूरत है। ओके जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बहुत अच्छे सुझाव हैं, भुटोला जी के सुझाव हैं, अच्छे सुझाव हैं। और हम उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। जो उन्होंने एडवेंचर टूरिज्म की बात की है, उस दिशा में तो राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है जी। अब उसमें हमको कुछ एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे, और हमने उसमें ये भी जो निर्णय लिया, हमने कहा इसमें कोई ना, इसका जो हेड जो इसको करेगा अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी करेगा। कोई IAS हो सकता है, कोई IFS हो सकता है, कोई IPS हो सकता है। एक अखिल भारतीय सेवा का जो अधिकारी होगा उसकी एक सोच थोड़ा भिन्न होती है, और उसकी रुचि अगर इसमें है तो और अच्छी बात है। इसलिए हमने बहुत डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिया कि में कोई अखिल भारतीय अधिकारी हो, वो अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो, इसको देखे, जिसने दुनिया देखी है उसको देखे। क्योंकि उत्तराखंड में जैसे भुटोला जी ने भी कहा कि उसमें अपार संभावनाएं उसकी हैं यहाँ पर, उससे हमारी राज्य की ब्रांडिंग भी हो सकती है। हमारी जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है, हमारी जो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे हैं, वो सब उसके अनुकूल। ओके, चूंकि थोड़ा समय का भी होता है, तो भुटोला सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और सीएम सर के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। और शौर्य डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, शौर्य डोभाल इंडिया फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत शौर्य आपका यहाँ पर। चूंकि भी लोहानी सर, प्रसून जोशी हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहें अभी तक जो, चूंकि सीएम सर हैं यहाँ पर, जो स्टेप्स अभी तक उठाए हैं, और आपका अपना असेसमेंट इस बारे में क्या है कि जो आने वाले चैलेंजेस हैं। साथ ही हम बता दें आपको कि भूपेंद्र केंद्रा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, भूपेंद्र सर, FCI के निदेशक। थैंक यू, धन्यवाद। तो सॉरी, नमस्कार। मैंने तो एक्चुअली मुख्यमंत्री चांस थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, हमारी बातचीत हुई थी। जी। हाँ, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं इस माध्यम से बोल देता वो वाली बात। बट एक ही पॉइंट पे बोलना चाहूंगा कि देखिए, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगले 12 से 24 महीने काफी दिक्कत होने वाले हैं देश के लिए, और हमको उसकी बेसिस पर प्लानिंग करनी है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट श्रिंकेज होगा। अब इसको हम काफी एनालाइज कर सकते हैं, काफी वो कर सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि अगले 24 महीने हमारे को मैसिव एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और खासकर उत्तराखंड जो सर्विस इंडस्ट्री में है, मतलब होटल्स में है, टूरिज्म में है, और देश भर में है, ये कई इसकी लेबर वापस आ सकती है। क्योंकि जब ये लॉकडाउन, अभी तो सिर्फ माइग्रेंट लेबर पे हुआ है, लेकिन इसके बाद इसका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन होगा अगर एक्सटेंडेड लॉकडाउन। और क्योंकि 12 महीने तक कोई अपेक्षा नहीं है कि इसका वैक्सीन निकलेगा, तो अब तो सरकार भी ये कह रही है कि हमको इसके साथ जीना पड़ेगा। तो
मुझे लगता है कि उत्तराखंड को ये सोचना पड़ेगा कि इसके इस मैन पावर को आप कैसे करेंगे और कैसे हम इसको अगले 12 से 24 महीने एक इंगेज्ड या प्रोडक्टिव यूज में रखेंगे, क्योंकि सब्सिडाइज करना तो इम्पॉसिबल होगा। तो एक तो शॉर्ट टर्म में ये उत्तराखंड के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि हमारी लेबर ज्यादा एक्सपोर्टेड है। मीडियम टर्म में हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए इसके बाद और यहाँ पर काफी माइग्रेशन होगा इंडस्ट्री का चाइना से टू इंडिया, और इसका सारा का सारा एग्जीक्यूशन स्टेट लेवल पर होगा। सेंटर तो इसको ब्रॉड गाइडेंस देगी, पर स्टेट्स इसको एग्जीक्यूट करेंगी। और ऑलरेडी कई स्टेट्स ने ऑलरेडी टीम्स गठित कर दी हैं, वो उन लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट शुरू कर दिए हैं। जापान की सरकार अपनी इंडस्ट्रीज को करीब $3 बिलियन दे रही है, सिर्फ सप्लाई चेन्स को मूव करने चाइना से और कंट्रीज में। तो आपने जैसे कहा कि हमारे पास जमीन है, लेकिन हाईटेक इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मतलब जिस चीज को हम कम जमीन पर हाई वैल्यू ऐड बनाकर जमीन के माध्यम से, मतलब हम देहरादून से उसको फ्लाई करके दुनिया में पहुंचा सकते, इसी में हमारा कंपेटिटिवनेस रहेगा फ्यूचर में। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम लैंडलॉक्ड हैं, हमारे लिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान क्रॉस करके गुजरात का कोस्ट या महाराष्ट्र का कोस्ट पहुंचना इम्पॉसिबल है और कंपेटिटिव भी नहीं है वो लोग। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हाईटेक इंडस्ट्रीज में हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास अच्छी मैन पावर है, अच्छी यूथ है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। हम कैसे भारत सरकार के साथ मिलकर एटलीस्ट हाईटेक इंडस्ट्रीज को उत्तराखंड में अब्सॉर्ब करें और उनके लिए कोई एक पॉलिसी बनाएं और डायरेक्टली G2G में इसको एग्जीक्यूट करें। मतलब तो इसके बारे में थोड़ा मैं सोचता हूँ मीडियम टर्म में हमको सोचना चाहिए। सर ठीक है, सौर्य जी से क्या बहुत उन्होंने अच्छे सुझाव हमको दिए हैं और निश्चित रूप से हम पर कार्रवाई भी करेंगे। इस बारे में पहले भी काफी आप लोगों के माध्यम से तक पहुंचा है। तो सौर्य जी, हम लोग अभी कुछ बातें शेयर भी करने वाले हैं अलग से। अच्छा, ओके जी। भूपेन जी, आपको भी, मंजीत भी आ गए हमारे सहयोगी। भूपेन जी, अगर आप कुछ आवाज आ रही हो तो आप कहना चाहें। फिर मैं एक सवाल प्रसून जी से भी पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा उनके फील्ड से। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया था, लेकिन भूपेन जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मंजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही मंजीत, अगर आप बोल पाओ। आवाज आ रही है? अब आ रही है, भूपेन जी की आ रही है, लेकिन मंजीत की नेगी की आवाज नहीं आई है। जब तक भूपेन जी आप बोले, मंजीत अभी ऑडियो अपना चेक करें। हाँ जी भूपेन जी। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, मेरा नमस्कार। मैं तो दो विषयों पर बात करना चाहता हूँ। एक तो यह कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना अगर उत्तराखंड में हो, क्योंकि इस समय पूरे देश में दो ही भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, एक पुणे में है और एक कोलकाता में, और पूरा उत्तर भारत जो है वो अछूता है, वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। और हमारे यहाँ जब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारत से लोग अप्लाई करते हैं। उत्तराखंड से कम करते हैं, लेकिन उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रादेशिक फिल्म इंस्टीट्यूट नॉर्थ इंडिया के लिए, उसके लिए यदि उत्तराखंड पहल करे तो केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक इसमें कुछ हो सकता है। उत्तराखंड को एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में तो पहले से ही प्रमोट किया जा रहा है और लगातार 2 वर्षों से नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं उत्तराखंड को एज द बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन स्टेट। लेकिन जरूरी है अब एक इकोसिस्टम भी बनाने की, कि सिर्फ एक फिल्म डेस्टिनेशन जिसमें मुंबई या साउथ इंडिया से फिल्म मेकर्स आएंगे, शूट करके चले जाएंगे, वो अपने आप में ठीक है, लेकिन वो काफी नहीं है। एक फिल्म इंस्टीट्यूट बने तो टेक्नीशियंस भी वहाँ तैयार होंगे और धीरे धीरे करके एक फिल्म कल्चर का भी
निर्माण होगा, विकसित होगा। निर्माण तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गढ़वाली भाषा में और कुछ कुमाऊनी भाषा में फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उसको विकसित होने की जरूरत है। लोकल स्टोरी राइटर्स को हमें बनाना होगा, तैयार करना होगा। तो एक तो ये मेरा सुझाव है कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में खुलना चाहिए। और मेरी राय में अल्मोड़ा में जो उदय शंकर एकेडमी है, वो एक बहुत बड़ा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट वहाँ है, जो कि शायद, जो मुझे पता है, फंक्शनल नहीं है, वहाँ पर कोई गतिविधि नहीं हो रही है, और बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। गुरुदत्त ने कोरियोग्राफी वहीं से सीखी, उदय शंकर एकेडमी से, तो उसका एक कनेक्शन भी है। तो यदि वो एकेडमी को एक प्रादेशिक या उत्तराखंड फिल्म एकेडमी वहाँ स्थापित की जाए, और FTI से, मिनिस्ट्री के माध्यम से यदि कोई ऐसे रिक्वेस्ट मिले, तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के जो अभी ऑलरेडी लोकल फिल्म मेकर्स हैं, तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनवाई जाए। जैसे अगर राज्य सरकार 50 लाख रुपए का एक कोष रखे और उत्तराखंड में रह रहे 10 फिल्म मेकर्स को 5-5 लाख रुपए दे, एक एक्सपर्ट कमिटी बनाए जो कि उनके एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेगी, किन सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री, चाहे वो गंगा के क्लीनिंग पर हो या मशरूम कल्चर पे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हो, ऐसे 10 विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड करे प्रोजेक्ट को। और इतने फिल्म मेकर्स तो उत्तराखंड में मिल ही जाएंगे। आप 5-5 लाख रुपए दीजिए 10 फिल्म मेकर को, 20 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्री एजुकेशनल भी होगी, प्लस वो डॉक्यूमेंट्री नेशनल अवार्ड्स के लिए भी भेजी जा सकती है, क्योंकि नेशनल अवार्ड्स में फीचर फिल्मों को भी अवार्ड्स मिलते हैं और नॉन फीचर फिल्मों को भी अवार्ड्स मिलते हैं। तो उत्तराखंड से यदि सरकार, राज्य सरकार उसकी प्रोड्यूसर होगी और डायरेक्टर्स उसके अलग अलग होंगे, वो फिल्म बनाकर भेजेंगे। एक तो एजुकेशनल वैल्यू भी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है तो वो नेचुरली कोई ना कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट पे होगी, फिक्शन नहीं होगी वो। तो ये मेरा दूसरा सुझाव था। और तीसरा मुझे ये कहना है कि उत्तराखंड में स्कूल लेवल पर अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश की काफी दुर्दशा है। वहाँ के स्कूल के बच्चे जो है 10वीं तक भी यदि आप जाएं, तो जिन्होंने 10वीं तक भी अंग्रेजी पढ़ी है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। एक कारण ये भी है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं शायद उतना मन लगा के नहीं पढ़ाते होंगे इंग्लिश, या कहीं कहीं इंग्लिश टीचर्स की भी कमी है, क्योंकि जो मेरा गाँव है, जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पर इंग्लिश टीचर ही नहीं है। तो केमिस्ट्री के जो टीचर हैं वही इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो नेचुरली उनको वो फ्लुएंसी नहीं होगी, वो पढ़ाने के स्किल्स नहीं होंगे। लेकिन एक कोई ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि 20-30 अच्छे स्पोकन इंग्लिश टीचर्स स्टेट गवर्नमेंट ले और उनको आइडेंटिफाइड स्कूल्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में भेजें, और उन स्कूल्स में 6-6 महीने के कोर्सेज वो स्पोकन इंग्लिश में रखे। उत्तराखंड की जो प्रतिभा है, बहुत से उत्तराखंड के जो हमारे यहाँ भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, उत्तर भारत से भी या पूर्वी भारत से, तो वो स्पोकन इंग्लिश में वो मार खा जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हमारे यहाँ जब एंट्रेंस एग्जाम के बाद नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक बिहार से एक स्टूडेंट आया था जिसने पहली बार एस्थेटिक वर्ड सुना था, एस्थेटिक, और वो 3 साल का डायरेक्शन कोर्स करने FTI में आया वो, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में भी लिखी जाती है, तो वो हिंदी में एग्जाम लिख के तो वो पहुंच गया। लेकिन उसके बाद सारी टीचिंग इंग्लिश में। तो इंग्लिश एजुकेशन, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में, गांव में, जहां मैं तो हर साल अपने गांव जाता हूँ, मैंने देखा है कि उनमें एक हीन भावना आ जाती है, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आप उनसे फिजिक्स के वो दे दीजिए उनको क्वेश्चंस, वो सॉल्व कर देंगे। आप उनसे केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में पूछिए, वो उसके बारे में बता देंगे, लेकिन वो अंग्रेजी में अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सवाल में बहुत ध्यान देने की जरूरत। सीएम सर से आपने पूछा, मैं चूंकि अब एक और उत्तराखंड की और फिल्म मेकर, गीतकार प्रसून जी भी हैं। प्रसून जी, कितना एग्री करते हैं या फिर इसी से जुड़ता हुआ कुछ और क्या स्टार्ट भी करना चाहें? जी देखिए, विपिन जी ने कई महत्वपूर्ण विषय और सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है कि अभी जैसे कि मैं कह रहा था कि मेरे कुछ फिल्म मेकर मित्र जो हैं वो उत्तराखंड में इस समय हैं, मनोज वाजपेयी हैं, शेखर कपूर है, कई लोग हैं, उनसे मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ। बीच में ये भी सवाल आया है कि मैंने कहा भाई अभी यहाँ पे कुछ राष्ट्रहित में कुछ काम कीजिए, कुछ फिल्म बनाइए। तो मैं बीच में मैंने कहा भाई कविता लिखिए, इसको गीत में कन्वर्ट करते हैं। अभी फिर मैं A.R. रहमान जी के साथ काम करने लगा, और बीच में मैंने कहा कुछ शूटिंग आप वहाँ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई लोकल टैलेंट हमें पता नहीं है कि वहाँ पे स्किल कैमरामैन
या इस तरह की चीजें अवेलेबल है, क्योंकि अब हम बॉम्बे से तो बुला नहीं सकते, फ्लाई डाउन तो नहीं करवा सकते, अगर यहाँ आसपास अगर हैं तो हम शुरू कर सकते हैं कुछ, आप कह रहे हैं तो यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा लगा कि लोकल स्किल डेवलपमेंट इन क्रिएटिव फील्ड्स, स्किल डेवलपमेंट स्पेशली इन क्रिएटिव फील्ड्स के ऊपर काम होना चाहिए, और अगर वो लोग अवेलेबल हैं और वहां रहते हैं तो उनकी सूचना भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि फिल्म मेकर उनको यूज कर सके। कहीं होता क्या है, आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा ट्रैवल करना, और अगर लोकल टैलेंट अवेलेबल होगा तो उससे खासकर फिल्म मेकिंग जैसी चीजों को बहुत बल मिलेगा, क्योंकि वहां पे लोकल आपको टैलेंट अवेलेबल है। अंग्रेजी की जहां तक आपने बात की, देखिए क्या होता है, जब हमारा देश एक आइडेंटिटी के दौर से गुजर रहा होता है तो ये भाषा का जो प्रश्न होता है ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। यहाँ पर एक क्लैरिटी मैं लाना चाहूंगा यूथ के मामले में, कि उनको अगर ये समझा दिया जाए कि भाषा तो आपकी हिंदी है लेकिन स्किल आपका अंग्रेजी बनाइए। आप अंग्रेजी को एक स्किल की तरह देखा जाए, ना कि एक भाषा की तरह। तो अगर आप उसको एक स्किल की तरह देखेंगे, उसको एक हुनर की तरह देखेंगे, तो उस पर फोकस कर पाएंगे, जैसे कि प्रोफेशनल फोकस किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर सिखाते हैं ऐसे ही अंग्रेजी को सिखाना शुरू किया जाए, ना कि वो तो कहीं वो भाषा हिंदी और अंग्रेजी की लड़ाई में ना उलझे और वो भाषा और स्किल का फर्क आ जाए। इसलिए मुझे लगता है कि क्रिएटिव स्किल डेवलपमेंट पे जो सुझाव है मैं उनका स्वागत करता हूं, और जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम लोग हैं इसके। सर, सीएम सर से चूंकि ये सुझाव थे, सर मुझे लगता है ठीक है, ये इस दिशा में सोचा जा सकता है, क्योंकि एक तो आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, और शायद वो इंस्टीट्यूट में जो है, अल्मोड़ा की बात करी है भूपेश जी ने, या फिर इस तरह के टैलेंट को खोजने की दिशा में अगर कोई पहल होती है तो वो राज्य में खासकर कला प्रेमी जो यूथ है उसके लिए बड़ा ही काम होगा। नहीं, अच्छा सजेशन है बहन जी, से हमारी बातचीत भी हुई थी, और यहाँ पर एक हफ्ते की वर्कशॉप आपने यहाँ पर एक की भी थी, उसके बाद भी आपने फिर दूसरी बार मेरी भेंट नहीं पाई, लेकिन फिर भी आपका बड़ा लगाव भी और आपकी ये भी इच्छा है कि भाई यहाँ कुछ लोग इसको करें। हमने पिछले दिनों में एक कॉन्क्लेव किया था मसूरी में, और उसमें कई लोग इंडस्ट्री से हमने बुलाए थे, और उसमें हमारी यही कहना चाहिए कि हमने काफी उसमें जो काम हम आगे बढ़ भी गए थे। उसमें फिल्म इंडस्ट्री की जो डिमांड थी, यहाँ पर अनेक निर्माता भी यहाँ पर आए। अब उनकी डिमांड ये होती है कि हमको एयरपोर्ट से 1-8 घंटे की डिस्टेंस पर हो। अब वो लैंड उपलब्ध होना, जो उस तरह की दिक्कतें थी, मैंने 2-3 जगह दिखाई भी उनको। एक हमने फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए लैंड चिन्हित भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा तो बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर, एयरलाइंस इसके ऊपर से है, तो यहाँ पर तो हमको बहुत हम लोगों को सूट नहीं करता है। लेकिन हाँ, हमने जो कैतुरा जी ने जो बात कही कि हम यहाँ पर जो छोटे स्किल पर हम उसकी शुरुआत करें, तो उस दिशा में हमारा काम हो रहा था उसमें भी। लेकिन सब ये इस समय जो ये दिक्कतें आई हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हाँ, हमने निर्णय जरूर लिया है कि हम यहाँ पर एक कोई सेंटर उसका जरूर शुरू करेंगे, कि जहाँ पर हम बच्चों को, या जो जिनमें इच्छा है इस दिशा में आगे बढ़ने की, तो वो हम शुरू करेंगे। और इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों से हमसे वायदा किया था कि साहब 1 महीने में 2-3 दिन के लिए हम जरूर यहाँ पर आएंगे, और यहाँ बच्चों को हम इसके लिए वो भी हमसे योगदान हो सकता है, वो हम लोग करेंगे। जो अपने कैंतुरा जी ने जो बात कही, काफी लंबे समय से हम उसको लेकर के कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसमें कुछ दिक्कतें हैं जिस कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, छोटे लेवल पर हम उसको, हम लोग जो हमारे स्तर पर है, हम उसको स्टेट के स्तर पर है, उसको हम शुरू करने के लिए हमारी तैयारी है। ये हमारे सेक्रेटरी हैं, उस दिशा में उन्होंने काफी काम कर भी लिया है। अब जैसे हम नॉर्मल स्थिति में आते हैं तो हम उसको करेंगे। तो
तो इंडस्ट्री के लोगों की डिमांड थी कि भाई कहीं देहरादून मसूरी के बीच में कहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी है। तो हम लोगों को जो समय का अभाव रहता है, तो हमको यहाँ से देहरादून 2 घंटे की जर्नी है और वहाँ 1 घंटे में हम किसी भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर पहुंच जाएं तो उससे हमको सुविधा रहेगी। तो वो उनकी ज्यादा इच्छा उनकी थी कि मसूरी और देहरादून के बीच में कोई ऐसी जगह हो कि मेरा ठीक है, उसी दिशा में हम सोच भी रहे हैं। जैसे आपके सवाल पर कई लोगों ने थम्स अप किया, ये सवाल होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, भी उसको समर्थन किया। मंजीत, आप कुछ कहना चाहें, कुछ बात रखना चाहें और पूछना चाहें? आपकी आवाज नहीं आ रही मंजीत, आपकी आवाज नहीं। आप हेडफोन निकाल देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, अभी भी आवाज नहीं है। मंजीत जी, मुझे अभी मैसेज भेजा उन्होंने कि मुझे लगता है कि अगर मैं सेवा कर्मियों की बात कर पाऊं तो मुझे लगता है कि हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, सभी सेवा कर्मियों का। और मैंने अभी जो गीत लिखा था या रहमान जी के साथ लॉन्च किया, उसमें मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि खुद से आगे जो औरों को रख पाते हैं, इतिहास के पन्ने उनको ही दोहराते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो नायक हैं, वो हीरो हैं जो हम सिनेमा की बात कर रहे हैं। ये सिनेमा के हीरो से बहुत बड़े हीरो हैं, ये हमारे जीवन के नायक लोग हैं। इनकी पहचान हम सबको हो गई है और हम कभी ये भूलेंगे नहीं है, मानवता के रूप में कभी नहीं भूलेंगे कि उनका क्या योगदान रहा है। उनको शत शत नमन है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। क्या आवाज? मंजीत की आवाज नहीं आ रही है। मंजीत, आपकी सिस्टम में शायद कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे दिक्कत। शौर्य, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, सब साफ आ रही है। अब चूंकि हम अभी बात तो इसी की कर रहे हैं और आप अभी सीएम सर ने भी कहा कि कुछ और भी बताने वाले हैं शायद आने वाले समय में, क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप की बात इस समय दुनिया कर रही है। आपने भी कुछ सुझाव दिए थे, उस विषय में कुछ और कहना चाहें, बताना चाहें हमारे दर्शकों को? नहीं, मेरे तो मतलब ये तो इतना वेल डिबेटेड टॉपिक है, लोग पढ़ते हैं, देखते भी हैं। मेरे तो 1-2 ही सुझाव थे जो मैंने बोल दिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं। ओके, तो यही है दर्शकों से जो लगातार अभी वो इसी से जुड़े हुए हैं कि अब भी बहुत अच्छी बात जो कि इस पूरी चर्चा में निकल कर आई वो यही थी कि अब प्रसून जी ने आदेश दिया कि हम पोस्ट कोविड की बात करें, लेकिन विद कोविड शायद हो सकता है कि पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और जो की बात मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हाँ, उसके साथ में जीना पड़ेगा। और सर, एक चीज और थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप एक समस्या थी जिसको आपने आइडेंटिफाई किया था, वो पहाड़ के वो गांव जो कि खाली हुए थे और कंप्लीटली खाली हो गए थे, अब कुछ संभावना शायद होगी कि वो दोबारा बसेंगे, लोग जाएंगे। वहां के लिए भी कोई स्पेशल ऐसी चीज है? वो कृषि का क्षेत्र हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, हमने उस पर चर्चा भी की थी। क्या उस दौरान भी सरकार सोच रही है या किसी तरह का इंसेंटिव उनको हो सकता है उनकी एफर्ट कराने के लिए? ऐसा अंदाज हम अगले हफ्ते तक हम इसको क्लियर कर देंगे। हमारे यहाँ मंथन चल रहा है, हम लगातार उसके लिए बैठ रहे हैं। और जैसे हमारे गांवों की परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप कौन से काम ऐसे हो सकते हैं उसको हम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लगता है कि नेक्स्ट वीक हमारी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे गांव की जो खेती है, एक तो हमारी जोत बहुत छोटी है, खेत बहुत छोटे हैं। और अगर हमारे पास 10-20 नाली जमीन एवरेज है उत्तराखंड में, 20 नाली एवरेज, यानी 1 एकड़ हमारी एवरेज लैंड है। और वो 1 एकड़ भी कहीं 10 खेत है, कहीं 15 खेत है, कहीं 25 खेत है, एकदम छोटे छोटे हैं और बिखरे हुए हैं। और इसलिए हमारी जो नीति होगी कि हम कहें कि हम उसमें अनाज पैदा कर लेंगे, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उससे केवल हो सकता है कि हम 2-3 महीने का राशन अपना घर का निकाल लें, लेकिन हम उससे बच्चों की पढ़ाई नहीं निकाल सकते,
हम कपड़ों का खर्चा नहीं निकाल सकते, हमको कहीं आना जाना है तो वो उस खेती की स्थिति नहीं है। और इसलिए हम लोग उन खेतों के लिए, उन जो हमारी बहुत ही जोत है या हमारी जो लैंड होल्डिंग जो बहुत कम है, उसमें हम कैसे अधिकतम इनकम कर सकते हैं और तो लोकल डिमांड भी जिसकी हो और लोकल मार्केट भी जिसकी हो, उन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग ओके, चूंकि अब कुछ नए केस भी आ रहे हैं, उपेश जी बहुत धन्यवाद आपके सुझाव देने के लिए। और चूंकि आप सीएम सर ने सुना है, कहा कि उस पर काम हो रहा है, और शौर्य आपका भी शुक्रिया सजेशन के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच में हमारे साथ विनोद कुमार गौड़ जुड़े हैं, जो कि CMD नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। जी विनोद जी, आपका आवाज जी जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। और मनमोहन सिंह चौहान, डायरेक्टर NDRI भी जुड़ गए हैं। मनमोहन जी, आपका भी बहुत नमस्कार चौहान जी। कोइंसिडेंस आप दोनों आए, इससे जुड़ा हुआ सवाल ही मैंने अभी CM सर से पूछा था कि उन इलाकों में जो खासकर ऊपरी पहाड़ी इलाकों में और आपकी पिक्चर ठीक से नहीं आ रही है। जी जी सर। जी विनोद जी, आप यू गो अहेड, आज अगर आपको कुछ पूछना है CM सर, मेरे ख्याल से उत्तराखंड को आपके जो पुराना कार्यकाल रहा है एग्रीकल्चर का उसका बड़ा लाभ हो रहा है, और हमें लगातार फीडबैक भी मिल रहा है। और मेरे ख्याल से जो एग्रीकल्चर में